So next we are going to talk about application of trigonometry in maximizing and minimizing, that is called optimization. तो मैक्सिमा मिनिमा के जो सवाल होते हैं, हालांकि इस पे 12th क्लास में पूरा एक चैप्टर है मैक्सिमा एंड मिनिमा पे, बट उसका सिर्फ वही वाला पार्ट हम लोग देख रहे हैं जो ट्रिग्नोमेट्री को इन्वॉल्व करता है. सो वी नो दैट मैक्सिमाइजिंग एंड मिनिमाइजिंग बाय कैलकुलस, तो ये 12th में पढ़ेंगे हम लोग. ठीक है, आपको अभी ये नहीं पता, हम लोग 12th में पढ़ेंगे मैक्सिमाइजिंग एंड मिनिमाइजिंग द फंक्शंस यूजिंग कैलकुलस. कैलकुलस पूरा 12th का टॉपिक है, बट अभी इन सर्टेन केसेस ट्रिग्नोमेट्री प्रूव्स टू बी मोर पावरफुल. तो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होते हैं ऑप्टिमाइजेशन के, उस टाइप के हम लोग सवाल देखने वाले हैं. एंड इन दिस वी विल एक्चुअली यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ बाउंडनेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. सो ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शंस होते हैं, जैसे साइन और कॉस, हमें पता है कि साइन थीटा और कॉस थीटा -1 से 1 के बीच की ही वैल्यूज ले पाते हैं, उससे बाहर नहीं जा पाते. ओके, सो ग्राफ में भी हम लोग इसको देखेंगे, बट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. साइन थीटा एक्चुअली लाइज बिटवीन -1 एंड 1. कॉस थीटा भी जो है उसकी रेंज भी -1 से 1 ही होती है. देन टेन थीटा और कॉट थीटा आर अनबाउंडेड फंक्शंस. मतलब टेन थीटा और कॉट थीटा कोई भी वैल्यू ले सकते हैं. टेन थीटा एंड कॉट थीटा कैन टेक एनी रियल वैल्यू बिटवीन माइनस इनफाइनाइट एंड प्लस इनफाइनाइट. तो ये टेन और कॉट का बाउंडनेस होता ही नहीं, मतलब अनबाउंडेड होते हैं, बाउंड हम नहीं कर पाते उसको. और कोसेक और सेक जो होते हैं, उसका जो रेंज होता है, दैट इज कोसेक थीटा और जो सेक थीटा है, ये दोनों ही वैल्यूज ले पाते हैं माइनस इनफाइनाइट से -1 और यूनियन 1 से इनफाइनाइट. सेम सेक थीटा के लिए भी, कि सेक थीटा यहाँ तो -1 से छोटा रहा होगा या फिर 1 से बड़ा रहा होगा. जैसे हमने पहले बात की थी, जब साइन थीटा 0 से 1 लेता है वैल्यू, तब कोसेक थीटा जो कि उसका रेसिप्रोकल है, वो 1 से इनफाइनाइट लेता है वैल्यू. जब साइन थीटा -1 से 0 होता है, तब उसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा माइनस इनफाइनाइट से -1 के बीच में कुछ होता है. और जब साइन थीटा 0 होता है, तब कोसेक थीटा नॉट डिफाइंड हो जाता है. सो कीपिंग ऑल दीज बाउंडनेस, ऑल दीज रेंजेस इन माइंड, इसको प्रॉपर्टीज ऑफ बाउंडनेस भी बोल सकते हैं हम. कीपिंग ऑल दीज वैल्यूज इन माइंड, हम लोग कुछ सवाल ट्राई करते हैं. सो क्वेश्चंस ऐसे बन सकता है, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ मैक्स एंड मिन वैल्यूज ऑफ, लेट्स से फर्स्ट साइन 2 थीटा. तो देखो बेटा, बात वही है कि जब मैं बोलता हूँ कि साइन थीटा -1 से 1 है, तो चाहे यहाँ पे थीटा लिखा हो, चाहे यहाँ पे x लिखा हो, चाहे यहाँ पे 2x लिखा हो, बात इतनी सी कि साइन ऑफ समथिंग -1 से 1 के बाहर नहीं जा सकता. सो साइन थीटा बोलो चाहे साइन 2 थीटा बोलो, इनफैक्ट ये मैंने कैंसिल कर दिया, बट इट इज स्टिल वैलिड. डिटेल में वैसे तो आप लोग ये 12th में पढ़ोगे, बट अभी एज ऑफ नाउ साइन 2 थीटा बोलो, चाहे साइन ऑफ थीटा स्क्वायर बोलो, चाहे साइन ऑफ रूट ऑफ थीटा बोलो, ये सारे के सारे का मैक्सिमम वैल्यू होगा 1 और मिनिमम वैल्यू होगा -1. अब असली खेल शुरू होता है यहाँ से, कि कोई पूछेगा 2 साइन थीटा का वैल्यू कितना है. तो हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे, हम लोग करेंगे साइन थीटा जो है वो -1 से 1 के बीच में फंसा होता है फॉर एनी एंगल थीटा. नाउ multiplying 2 on all the sides, we can multiply a positive constant on all the sides of inequality. So this means 2 sin theta जो रहेगा वो -2 से 2 ऑसिलेट करेगा. मतलब 2 sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 2 होगी और मिनिमम वैल्यू -2 होगी. एग्जैक्ट सेम वे में वी कैन मल्टीप्लाई -3 ऑल्सो. तो -3 sin थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 3 होगी. बस यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा कि जब sin थीटा अपना मैक्सिमम वैल्यू लेगा 1, तब -3 sin थीटा अपना मिनिमम वैल्यू लेगा -3, और जब sin थीटा अपना मिनिमम वैल्यू लेगा -1, तब -3 sin थीटा विल टेक इट्स मैक्सिमम वैल्यू. हम ऐसा बोल सकते हैं मल्टीप्लाइंग -3 ऑन ऑल द साइड्स. तो साइन चेंज हो जाएगा इनइक्वालिटी का, नेगेटिव कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है. सो इन दिस वे वी कैन से दैट. इस सारी बातों को हम लोग डिटेल में तो 12th क्लास में ही पढ़ेंगे. एक्चुअली फंक्शंस चैप्टर का टॉपिक है, फाइंडिंग द रेंज ऑफ फंक्शंस. बट ट्रिग्नोमेट्री का हल्का फुल्का हम लोग समझ रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो फंक्शंस है, क्या हम उसका रेंज निकाल सकते हैं कि नहीं. सो यूज सम कॉमन सेंस, बेसिक मैथ्स है, एफ वाला. तो अगेन स्टार्ट हम लोग करेंगे. साइन थीटा का वैल्यू होता है -1 से 1, तो इसको डबल कर देंगे तो 2 साइन थीटा होगा -2 से 2. एडिंग अ कांस्टेंट 3 ऑन ऑल द साइड्स, अगर मैं 3 ऐड कर देता हूं तीनों जगह, आई कैन ऐड अ कांस्टेंट ऑन ऑल द साइड्स. सो मुझे मिल जाएगा मेरा ये फंक्शन, और ये मिनिमम वैल्यू लेगा 1 और मैक्सिमम वैल्यू लेगा 5.
तो ये वैल्यू जो है, अगर इसको y बोलता हूं मैं, तो y विल रेंज फ्रॉम 1 to 5। तो 1 और 5 इसका मिन और मैक्स हो जाएगा। एग्जैक्ट सेम वे में आप ऐसा भी कर सकते हैं कि साइन 3 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, तो 1 + 3/2 मैक्स आ गया 4, और साइन 3 थीटा की मिनिमम वैल्यू होती है -1, तो -1 + 3 होल डिवाइड बाय 2। तो इस तरीके से आप लोग ट्राई कर सकते हैं ये चीज। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा, कॉमन सेंस से क्या जवाब दोगे कि साइन थीटा अगर -1 से 1 है, तो सोचो, खुद लॉजिकली सोचो ना। अगर कोई सिर्फ बाउंड्री पे सॉल्व मत कर लिया करो कि सर साइन थीटा को 1 रख के उसका स्क्वायर देख लेंगे और साइन थीटा को -1 रख के उसका स्क्वायर देख लेंगे। आप लॉजिकली सोचिए, जब साइन थीटा -1 से 0 होगा तब अलग से सोचो, मतलब जब साइन थीटा नेगेटिव होगा उसके बारे में अलग से सोचो, और जब साइन थीटा 0 से 1 होगा उसके बारे में अलग से सोचो। तो जब साइन थीटा 0 से 1 होगा, तो 0 से 1 वाले नंबर्स के स्क्वायर 0 से 1 के बीच में ही लाई करते हैं, और जब साइन थीटा -1 से 0 के बीच में होगा, तो -1 से 0 के बीच वाले जो नंबर्स होते हैं उनके स्क्वायर्स 0 से 1 के बीच में लाई करते हैं। सो वी कैन डायरेक्टली से मैक्सिमम वैल्यू होगा 1, मिनिमम होगा 0। आप लोग वैसे कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं कि हमने पहले उसको ऐसे कन्वर्ट किया और फिर cos 2 थीटा को -1 से 1 फंसा के देख लिया, तो उससे भी आंसर सेम ही आएगा। इनफैक्ट इन जनरल अगर कोई नंबर 0 से 1 के बीच में लाई करता है, तो उसका स्क्वायर, उसका क्यूब, उसका फोर्थ पावर, उसका फिफ्थ पावर, सबकी सब 0 के 1 के बीच में ही लाई करेंगे। बट कोई नंबर अगर -1 से 0 के बीच में लाई करता है, तो उसके इवन पावर्स 0 से 1 के बीच में फंसेंगे, और उसके ऑड पावर्स जो है -1 से 0 के बीच में ही आएंगे। क्या होता है, क्यूब करने से, फिफ्थ पावर करने से नेगेटिव साइन हटती नहीं है, बट स्क्वायर करने से, फोर्थ पावर लेने से नेगेटिव साइन हट जाती है। सो कीप ऑल दीज थिंग्स इन द पिक्चर। एंड फिर इस तरीके से घुमा फिरा के भी पूछ सकते हैं 4 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। तो आप पहले एक साइन स्क्वायर और एक कॉस स्क्वायर को 1 कर दो, और बचे हुए को फिर मैक्स और मिन कर लो। तो मैक्सिमम होगा जब साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो 3 + 1 4, और मिनिमम होगा जब साइन स्क्वायर थीटा 0 होगा, दैट इज 0 + 1, दैट इज 1। Similarly, some problems can like this can also be asked। जैसे ए पार्ट, भाई इसका रेंज बताइए, cos पावर 4 थीटा माइनस साइन पावर 4 थीटा कहां से कहां तक हो सकता है। सो हम लोग जानते हैं कि एक्चुअली ये तो cos 2 थीटा के बराबर होता है। तो अभी यहाँ पे डायरेक्ट देखने में थोड़ा डरावना लगेगा, बट इफ यू नो दैट इट सिंप्लीफाइज टू cos 2 थीटा, आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं -1 से 1। अनदर एग्जाम्पल कैन बी बिल्ट लाइक दिस, साइन स्क्वायर -15 π/8 -4x, साइन स्क्वायर 17 π/8 -4x। ये अच्छा सवाल है क्योंकि इसमें आइडेंटिटी यूज हो रही है, जो शायद आपको याद हो ना हो, आई डोंट नो, बट आपको याद होनी चाहिए। कौन सी आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है अभी बताइए, होता है साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। तो ये पूरा एंगल को मैं ए बोल रहा हूं, ये पूरा एंगल को मैं बी बोल रहा हूं, तो साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। तो गिवन फंक्शन सिंप्लीफाइज टू दिस थिंग, 1/√2 टाइम्स साइन 8x। तो साइन 8x मैक्सिमम होगा 1, तो ओवरऑल क्वांटिटी मैक्सिमम 1/√2 होगी। साइन 8x मिनिमम होगा -1, तो ओवरऑल मिनिमम क्वांटिटी -1/√2 हो जाएगी। नाउ सिमिलरली, और बहुत जितने भी आपके आइडेंटिटीज हैं एक्चुअली सबको घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। जैसे सी पार्ट, डी पार्ट आप खुद ट्राई कीजिए और समझिए कि इसका रेंज अगर पूछता है, तो ये क्वांटिटी एक्चुअली साइन 3 थीटा 4 के बराबर होती है, हम जानते हैं। सो अगेन साइन 3 थीटा मैक्सिमम 1 और साइन 3 थीटा मिनिमम -1। तो फाइनल आंसर -1/4 से 1/4। इसको हम लोग डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ये डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट वी हैव टू सिंप्लीफाई इट इन अ सिंगल साइन और इन अ सिंगल कॉस। हमें सिंगल साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट करना होता है, तभी हम सॉल्व कर सकते हैं। डी पार्ट में भी सेम हमने यही किया, सिक्स्थ पावर का सम जो होता है वो इसके बराबर होता है, और इतने पोर्शन को हमने और क्लब कर दिया है ताकि हम लोग इस सिंगल क्वांटिटी को बोल पाए कि सिंगल साइन स्क्वायर 2 थीटा, ये साइन स्क्वायर 2 थीटा मैक्सिमम 1 होगा और मिनिमम 0 होगा। इस तरीके से रेंज निकाली जाती है। दिस इज जस्ट अ बेसिक इंट्रोडक्शन। इस तरीके के बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स एक्चुअली हम लोग 12th क्लास में वैसे भी करेंगे, बट ट्राई टू टेक अ फील ऑफ द थिंग्स राइट नाउ। तो वेरियस टाइप्स भी हम लोग देखते हैं। ये पहला टाइप था, बाउंडनेस ऑफ साइन एंड कॉस। और भी टाइप्स बन सकते हैं, जैसे सेकंड टाइप जो है एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स है। इन टाइप के जो एक्सप्रेशंस होते हैं, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा,
मतलब कॉस और साइन को आप लोग कंबाइन नहीं कर पा रहे हो या रिड्यूस नहीं कर पा रहे हो, तो इसकी रेंज क्या होती है? पहले आप डेरिवेशन समझिए, फिर आप रिजल्ट याद रखना। सो अगर मुझे लिखा हुआ है y इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस b sin थीटा, तो मुझे इसका रेंज पूछा हुआ है वेयर थीटा कैन बी एनी रियल नंबर। सो अभी क्या ये अलग अलग है ना, तो हम लोग डायरेक्टली कमेंट नहीं कर सकते। कोई ये मत बोल देना सर ये मैक्सिमम 1 होता है, ये मैक्सिमम 1 होता है, तो मैक्स वैल्यू विल बी a प्लस बी। दैट इज रॉन्ग। वाई? क्योंकि जब cos थीटा मैक्सिमम वैल्यू लेता है 1, तो मैं पूछूंगा किस थीटा पे, तो आप बोलेंगे थीटा 0 डिग्री ले लीजिए। तो जब cos थीटा अपना मैक्सिमम वैल्यू लेगा, जिस एंगल के वैल्यू पे cos थीटा मैक्सिमम होगा, उसी एंगल पे sin थीटा मैक्सिमम नहीं हो पाएगा। वो दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है, बंधे हुए हैं, वो दोनों डिपेंडेंट है। तो आप cos थीटा को 1 करने जाओगे तो sin थीटा 1 नहीं हो पाएगा। सिमिलरली अगर आप sin थीटा को 1 करोगे तो मैं पूछूंगा किस एंगल पे, आप कहेंगे थीटा 90 डिग्री पे। तो जब sin थीटा 1 करने जाओगे तो cos थीटा 1 नहीं हो पाएगा। सो दैट्स व्हाई दे बोथ कैनॉट बी साइमल्टेनियसली सॉल्व, मतलब हमको उसका कनेक्शन पकड़ना पड़ेगा। सो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, a और b का जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, दैट इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, ये वाला लॉजिक, ये हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। क्या कर रहा हूं ये समझना, क्यों कर रहा हूं पता चल जाएगा। सो पहला टर्म बन जाएगा ऐसा, और जो सेकंड टर्म है वो बन जाएगा कुछ इस तरीके से। अब इससे फायदा क्या हुआ, है तो ए और बी कॉन्स्टेंट्स ही ना। सो हम लोग ये बोल सकते हैं इसको कि ये लिखा है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर मैं इस चीज को बोल देता हूं कॉस ऑफ अल्फा, तो ये ऑटोमेटिकली साइन ऑफ अल्फा हो जाएगा। ए और बी गिवन कॉन्स्टेंट्स है, क्वेश्चन में गिवन रहते हैं, आपको पता रहता है। तो आप एक ऐसा ट्राइंगल सोच सकते हैं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एक एंगल रहा होगा लेट से अल्फा, तो उसका हम लोग क्या आर्ग्यू कर रहे हैं कि कॉस अल्फा है ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साइन अल्फा है बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक्चुअली क्या है ना, ए और बी कोई भी कांस्टेंट हो सकते थे, तो जो ए और बी को हम लोग परपेंडिकुलर और बेस मान के हाइपोटेनस होगा जो उसका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो हाइपोटेनस की लेंथ हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किए, ताकि हम इसको ऐसा बोल पाए कि अरे ये तो लिखा है कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन थीटा इंटू साइन अल्फा। सो ये क्या बन जाएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये होता है कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा, वेयर अल्फा इज अ कांस्टेंट। अल्फा की वैल्यू हम लोग यहाँ इस ट्राइंगल से डिफाइन कर सकते हैं। अल्फा हो जाएगा कॉस अल्फा हो जाएगा ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ साइन अल्फा हो जाएगा बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ टेन अल्फा हो जाएगा बी अपॉन ए, जैसा भी आप कह ले ट्राइंगल से। तो अब इसका रेंज हमें पता है, ये भाई साहब तो -1 से 1 के बीच में होते हैं। तो अगर ये क्वांटिटी -1 से 1 के बीच में है, तो ओवरऑल जो y होगा, y का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब ये cos 1 हो जाएगा, और y का मिनिमम कब होगा, जब ये वाला cos -1 हो जाएगा। सो फाइनल जो रेंज आती है, रेंज ऑफ y इज एक्चुअली माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके प्लस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये रिजल्ट याद रखिएगा। The range of the function a cos theta plus b sin theta, the range of the function a cos theta plus b sin theta is minus of under root a square plus b square से लेके plus of under root a square plus b square, ये इसका रेंज होता है। तो थोड़ा आप समझिए इसको इलस्ट्रेशन से। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, सपोज मुझे बोला जाता है भाई इसका रेंज बताओ, इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, हम इतने टुकड़े को पहले एनालाइज करेंगे। 3 cos प्लस 4 साइन, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, 3 cos प्लस 4 साइन, 3 cos थीटा प्लस 4 साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है 3 और 4, जो कोएफिशिएंट्स है ना वो कोएफिशिएंट्स पकड़ लो आप, 3 और 4 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पॉजिटिव साइन के साथ लो तो मैक्सिमम आएगा, नेगेटिव साइन के साथ लो तो मिनिमम आएगा। इसका मतलब ये क्वांटिटी -5 से 5 के बीच में होती है। तो जब ये अपना मिनिमम वैल्यू लेगा -5, तो उसमें ये कांस्टेंट 7 ऐड कर दो, तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी -5 प्लस 7, दैट इज 2, से लेके मैक्सिमम वैल्यू होगी 5, और बाहर एक कांस्टेंट 7 बैठा हुआ है, तो 5 प्लस 7 12। इसका मतलब जो मेरा क्वेश्चन था, जो ओरिजिनल क्वेश्चन था, उसकी रेंज, the set of values for all real theta which the expression 3 cos theta plus 4 sin theta plus 7 can take is 2 से लेके 12, तो मैक्सिमम 12 और मिनिमम 2 हो जाएगा। सिमिलरली इसको उल्टा करके पूछ सकते हैं रेसिप्रोकल में, तो लॉजिक वही है। तो फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ 1 अपॉन 7 sin थीटा माइनस 24 cos थीटा
प्लस 50, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो बात वही हो जाएगी कि आप लोग पहले ये a cos थीटा प्लस b sin थीटा पकड़ना सीखो। तो मैं इतना टुकड़ा पकड़ लूंगा। क्या कोएफिशिएंट्स है? 7 और -24। तो 7 और -24 का आप पहले पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकाल लो। कितना आ रहा है ये? 25 आता है। ठीक। सो व्हाट वी विल से इज कि मैक्सिमम और मिनिमम है 25 एंड -25। तो एक बार आप 25 पे कहानी समझ लो और एक बार आप -25 पे कहानी समझ लो। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 1/75 से लेके 1/25 हो जाएगी इसका रेंज, इसका मैक्स और मिन वैल्यू। सिमिलरली सी पार्ट देख लेते हैं, आइए। तो सी पार्ट में हमें दे रखा है cos स्क्वायर प्लस √2 sin 2 थीटा। अब आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्चुअली। ये ट्विन पेयर्स वाले लॉजिक से हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2। एंगल सेम होना जरूरी है वरना हम ये लगा नहीं सकते। मतलब अगर इधर थीटा है तो इधर भी थीटा होना चाहिए, इधर 2 थीटा है तो इधर भी 2 थीटा होना चाहिए, x है तो x होना चाहिए, 5x है तो 5x होना चाहिए, सेम एंगल होना चाहिए, तभी आप ये लॉजिक लगा सकते हो। तो हमने लिखा है इसको 1 प्लस cos 2 थीटा और फिर एलसीएम ले लिया। तो अब इतने टुकड़े पे हम लोग अपना रिजल्ट लगाएंगे कि भाई साहब इसका जो रेंज होगा, इसका रेंज क्या होगा, इस टुकड़े का रेंज होगा, किस किस पे लगाना है अपने को, कोएफिशिएंट जज कर लो। कोएफिशिएंट है 1 एंड 2√2। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2√2 का जो स्क्वायर विद अंडर रूट होता है वो होता है 8 + 1 9। तो ये 3 होता है। मतलब इतनी टुकड़ी -3 से 3 होगी। तो अगर ये -3 से 3 है तो इसमें 1 ऐड कर दूंगा और फिर डिवाइड बाय 2 कर लूंगा। तो मिनिमम मैंने -3 लिया है और मैक्सिमम मैंने 3 लिया है। तो ओवरऑल जो फाइनल आंसर सिंप्लीफाई होके आएगा सी पार्ट का कि भाई द ओरिजिनल एक्सप्रेशन विल टेक मिनिमम वैल्यू -1 एंड इट विल टेक द मैक्सिमम वैल्यू एज 2। तो इस तरीके से हम इन टाइप के सवालों को टैकल करते हैं। आइए एक IIT JEE का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लेते हैं। 2010 में आया हुआ ये सवाल है। इनफैक्ट आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। एक्चुअली आया था इंटीजर टाइप में और पूछा था फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। इसका मैक्स वैल्यू पूछा था। मैक्स वैल्यू कितना होगा? IIT JEE 2010 इंटीजर टाइप। वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए, देन वी विल डिस्कस इट। एडवांस का सवाल है। सो अगर आप ट्राई कर चुके हैं देन लेट अस डिस्कस इट। साइन स्क्वायर थीटा को हम ट्विन पेयर की मदद से लिख लेंगे 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2। इस cos स्क्वायर थीटा को भी हम लोग ट्विन पेयर के लॉजिक से लिख लेंगे 1 + cos 2 थीटा अपॉन 2। और ये डबल एंगल में चला जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा वाली आइडेंटिटी से 3/2 sin 2 थीटा। इससे फायदा क्या हुआ? इससे हमने एलसीएम वगैरह लेके 2 थीटा के टर्म्स को क्लब कर लिया। सो जो ये टुकड़ा है ना, ये टुकड़ा एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस विल लाई बिटवीन -5 से लेके 5। तो ये टुकड़ा जब मिनिमम होना चाहेगा तो -5 पे मिनिमम होगा और मैक्स होगा 5 पे। तो अगर ये -5 से 5 है, इसका मतलब जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर क्या है? 6 प्लस दिस थिंग। तो एक बार आप 6 + 5 ले लीजिए और एक बार 6 - 5 ले लीजिए। तो बेसिकली जब डिनोमिनेटर को मैक्सिमाइज करूंगा तो ओवरऑल क्वांटिटी मिनिमाइज हो जाएगी। जब मैं डिनोमिनेटर को मिनिमाइज करूंगा तो ओवरऑल क्वांटिटी मैक्सिमाइज हो जाएगी। मतलब जब डिनोमिनेटर 5 रहा होगा तब फुल एक्सप्रेशन, द ओरिजिनल एक्सप्रेशन विल बिकम 2/11, जो कि मिनिमम रहेगा रेंज का। और जब डिनोमिनेटर मिनिमम हो जाएगा, दैट इज 6 - 5, तो ओवरऑल एक्सप्रेशन मैक्सिमम हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे हम लोग? मैक्स वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ओरिजिनल क्वेश्चन में जो एक्सप्रेशन है उसका मैक्सिमम वैल्यू 2 होगा। सिमिलरली मूविंग अहेड, क्वाड्रेटिक इन साइन थीटा कॉस थीटा, ये आपका टाइप 3 है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? अपने क्वाड्रेटिक का नॉलेज यूज करते हैं। सो जैसे एग्जांपल से देख लेते हैं। सपोज इसका हमें बोला गया है कि रेंज निकालना है। सो हम लोग परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, विल कंप्लीट द परफेक्ट स्क्वायर। तो कैसा होता है कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर? क्वाड्रेटिक में आपने सीखा है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा के साथ जो भी लिखा है उसका आधा कर लो। तो 4 का आधा होता है 2। तो कंप्लीट द परफेक्ट स्क्वायर कैसा होगा? कॉस थीटा -2 का होल स्क्वायर। बाकी आप देख लो क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट किए। तो cos थीटा -2 का स्क्वायर के लिए हमें 4 चाहिए था, तो इसलिए हम 13 को क्या रीड कर रहे हैं? 4 + 9।
तो ये इतना टुकड़ा चला गया है परफेक्ट स्क्वायर में, बाकी 9 अलग बच गया है। सो कॉस थीटा माइनस 2, अब इसको हम अलग से एनालाइज करेंगे कि जो कॉस थीटा है ये -1 से 1 होता है। इसमें से अगर मैं 2 सब्ट्रैक्ट करूंगा, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम ऑल द साइड्स, तो ये नंबर जो होगा ये -3 से -1 होगा। तो अगर कोई नंबर -3 से -1 है तो उसकी स्क्वायर कर देंगे हम, उसकी स्क्वायरिंग जब करेंगे तो उसका स्क्वायर 1 से 9 के बीच में लाई करेगा, और फिर उसमें 1 ऐड कर देंगे तो अपने को रेंज मिल जाएगा 10 से 18। मतलब जो टर्म्स फैली हुई थी उनको इकट्ठा करना है, ठीक, एडिंग 9 ऑन ऑल द साइड्स। तो ये +9 कर दिया, ये +9 कर दिया और ये +9 कर दिया। इस तरीके से हम लोग कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर करके सॉल्व कर सकते हैं। बी पार्ट सिमिलरली आप लोग ट्राई कर सकते हैं। बी पार्ट में क्या है, cos 2 थीटा है और sin थीटा है। अच्छा, इस पे कोई डायरेक्टली मत बोले ना सर वो रिजल्ट 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का अंडर रूट, यू कांट से लाइक दिस 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। क्यों? अरे एंगल देखो ना ध्यान से, एंगल सेम है क्या? यहाँ 2 थीटा लिखा है और यहाँ थीटा लिखा है, तो एंगल सेम होगा तभी हम वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला लॉजिक लगा सकते हैं। तो अब क्या करें यहाँ पे, यहाँ तो अब एंगल सेम करो या फिर कुछ और ट्राई करो। तो मैं एंगल सेम करने के लिए cos 2 थीटा को लिख रहा हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब दिक्कत क्या हो गई भाई कि एक तो स्क्वायर आ गया और एक सादा आ गया। सो द पॉइंट इज स्टिल द सेम, आपको परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करना पड़ेगा। कैसे करते हैं ये आपने क्वाड्रेटिक में सीखा हुआ है, कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर। अब आप शुरू हो जाइए साइन थीटा से। तो साइन थीटा -1 से 1 होता है, तो साइन थीटा -3/4 -7/4 से 1/4 होगा। फिर उसका स्क्वायर, तो स्क्वायरिंग आपको आती है कि नहीं आई डोंट नो, बेसिक मैथ्स में आपने सीखा है, आपको आना चाहिए। तो अगर कोई नंबर -7/4 से 1/4 लाई करता है तो उसका स्क्वायर 0 से लेके 49/16 तक लाई करेगा। यहाँ पे आधे लोग मिस्टेक क्या करेंगे पता है, आप इसका स्क्वायर अलग से कैलकुलेट कर दोगे 49/16, इसका स्क्वायर अलग से कैलकुलेट कर दोगे 1/16, और आप बोलोगे कि सर जो स्क्वायर है ना वो 1/16 से 49/16 के बीच में लाई करेगा। गलत है, 0 को भूल गए क्या? अरे भाई ऐसा होता है, ये देखिए, अगर कोई नंबर -2 से 5 के बीच में है तो उसके स्क्वायर कहां से कहां के बीच में होंगे, 4 से 25? नो, दिस अप्रोच इज रॉन्ग। कैसे होगा वो? आप नेगेटिव को अलग से सोचिए, पॉजिटिव को अलग से सोचिए। आप ऐसा सोचो, जो -2 से 0 वाले नंबर हैं उनके स्क्वायर्स 0 से 4 के बीच में फंसेंगे, जो 0 से 5 वाले पॉजिटिव नंबर है उनके स्क्वायर 0 से 25 के बीच में फंसेंगे, और फिर दोनों को कंबाइन करके आप सोचिए। मतलब हम बात कर रहे हैं उन सारे नंबर्स की जो नेगेटिव पॉजिटिव हैं और -2 से 5 के बीच में फंसे हुए हैं। तो फाइनल आंसर आप 0 से 25 देंगे, ना कि 4 से 25। एक गंदी आदत मत लगा लेना कि बाउंड्री बाउंड्री पे सॉल्व करके आंसर दे दिया, ऐसा नहीं होता। ट्राई टू थिंक इन द इंटरमीडिएट वैल्यूज, बीच के वैल्यूज भी सोचने का कोशिश करो। ये सारी बातें हालांकि हम डिटेल में 12th क्लास में सीखेंगे, सो डोंट वरी, बट स्टिल ट्राई टू टेक अ फील ऑफ द थिंग्स। सो क्या बनेगा ये 0 से 49/16। उसके बाद की कहानी सिंपल है, सब्ट्रैक्टिंग -9/16। तो इन दोनों में से आप -9/16 ऐसा सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें -2 मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद हमें 1 को ऐड करना है, और ये पूरा प्रोसेस चलता जाएगा। सो जो लोग इसमें साइन थीटा को 1, जो ये दिमाग लगा रहा है सर यहीं पे हम साइन थीटा को 1 रख लेते हैं एक बार और साइन थीटा को -1 रख लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। भाई आपको कैसे पता कि जब साइन थीटा अपना मैक्सिमम मिनिमम ले रहा है उसी पे ये पूरा एक्सप्रेशन मिनिमम मिनिमम मैक्सिमम या मिनिमम होगा? सिर्फ बाउंड्री बाउंड्री पे सॉल्व करना इज नॉट सफिशिएंट, आपको पूरा कैलकुलेशन इसी तरीके से करना पड़ेगा, एंड दैट इज द प्रोसेस विच इज टू बी फॉलोड। So continuing the discussion with problems, let us try another problem based on quadratic in sin theta cos theta. तो क्वेश्चन है, find the range of values of k if the given quadratic equation has imaginary roots for all real values of alpha. तो एक quadratic दे रखी है हमें, quadratic का नाम है x square plus 4 sin alpha x plus k equal to 0। इस क्वाड्रेटिक के इमेजिनरी रूट्स होने चाहिए, और क्या कंडीशन है, इमेजिनरी रूट्स फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ अल्फा। अल्फा कोई भी रियल नंबर हो जाए, रूट्स हमेशा इमेजिनरी होने चाहिए। तो कॉन्सेप्ट क्या है, इमेजिनरी रूट्स का मतलब इसका d <0, डिस्क्रिमिनेंट दैट इज b² -4ac।
लेस देन 0 होना चाहिए। नाउ द पॉइंट इज दिस शुड बी ट्रू फॉर ऑल अल्फा, हर अल्फा के लिए ये ट्रू होना चाहिए। तो ये निकल के आता है या ये बन के आता है, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 4 साइन स्क्वायर अल्फा, 4 हमने कॉमन ले लिया है और कैंसल आउट भी कर दिया है, सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। नाउ द पॉइंट इज हम ये बोल रहे हैं, इनफैक्ट हम इसको ऐसे रीअरेंज करके लिख लेते हैं कि k जो होगा वो ग्रेटर देन 4 साइन स्क्वायर अल्फा होना चाहिए। तो अल्फा कुछ भी हो सकता है, अल्फा की कोई भी वैल्यू हो, हमेशा ये k जो है इससे बड़ा होना चाहिए। तो इसका रेंज क्या है, पहले इसका रेंज समझते हैं हम लोग। रेंज ऑफ 4 साइन स्क्वायर अल्फा इज 0 से लेके 4, मतलब जो अपना 4 साइन स्क्वायर अल्फा है वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है एंड सो ऑन। तो अगर हम चाहते हैं कि ये हर अल्फा के लिए ट्रू हो, क्योंकि पॉइंट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग टू आर, हर अल्फा के लिए ये ट्रू होना चाहिए। इसका मतलब k शुड बी ग्रेटर देन 4 साइन स्क्वायर अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू। अगर हम 4 साइन स्क्वायर अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू से भी k को बड़ा कर दें तो बाकी सारी वैल्यू से तो बड़ा हो ही जाएगा। तो इन शॉर्ट k शुड बी ग्रेटर देन 4। तो मैंने डायरेक्टली मैक्सिमम वैल्यू नहीं रखी है, बेसिकली मैं ये कह रहा हूं कि आप k की वैल्यू अगर 4 से बड़ी कोई भी वैल्यू लेते हैं, लेट से आप k को 4.1 ले लेते हो सपोज, तो अगर आप k को 4.1 ले लेते हो तो आपका काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि जब k 4.1 होगा तब आप अल्फा कुछ भी रखो, ये 4.1 जो है ये 4 साइन स्क्वायर अल्फा से हमेशा बड़ा होगा। एक छोटा वैल्यू डाल के मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूं कि अगर 4 साइन स्क्वायर अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू से भी बड़ा हो जाए k, तो बाकी सारी वैल्यू से तो बड़ा हो ही जाएगा। k को हम लोग 2 रख सकते हैं क्या? तो k को हम 2 नहीं रख पाएंगे, क्योंकि अगर k की वैल्यू 2 रखेंगे ना तो 4 साइन स्क्वायर अल्फा से हमेशा बड़ा होगा 2, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि 4 साइन स्क्वायर अल्फा 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है एंड सो ऑन। सो फाइनल आंसर हम क्या देखेंगे, फाइनल आंसर हम रिपोर्ट करेंगे k शुड बी ग्रेटर देन 4। चलिए नेक्स्ट टाइप पे बात करते हैं अब, टाइप 4 पे। ये वो टाइप है जिसमें AMGM, एक्चुअली आपने अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन पढ़ रखा है प्रोग्रेशन सीरीज चैप्टर में, तो उस पे बेस्ड जो आते हैं, एक स्टैंडर्ड है a स्क्वायर टेन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर, कॉट स्क्वायर को आप 1/10 स्क्वायर भी कह सकते हैं। लॉजिक उसका AMGM वाला है। तो क्वेश्चन से ही हम लोग, या इनफैक्ट इसी पे बात कर लेते हैं। सपोज a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर अपॉन टेन स्क्वायर थीटा, इसका मिनिमम वैल्यू अगर पूछा जाता है तो आप लोग बोल सकते हैं कि इन दोनों का जो अरिथमेटिक मीन है और इन दोनों का जो ज्योमेट्रिक मीन है, तो अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन वाले लॉजिक से आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM लगाया है तो उसकी मदद से हम लोग कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये टेन स्क्वायर थीटा से टेन स्क्वायर थीटा कट गया है, तो मिनिमम वैल्यू जो रहेगा वो रहेगा 2AB। मिनिमम वैल्यू ऑफ a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर अपॉन टेन स्क्वायर थीटा विल बी 2AB। और ये कब होगा, तो इक्वालिटी होल्ड्स, ये मिनिमम वैल्यू तब एग्जिस्ट करेगी व्हेन द नंबर्स आर इक्वल, जिन पे AMGM लगाया गया है अगर उनको इक्वेट कर दें, मतलब a स्क्वायर टेन स्क्वायर और b स्क्वायर अपॉन टेन स्क्वायर थीटा, जब हम इसको इक्वेट करके सॉल्व करेंगे तो हमें टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू b अपॉन a मिलेगी। तो अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन एंड द इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन द नंबर्स आर इक्वल, जिन पे AMGM लगाया गया है वो इक्वल हो जाए तब ये इक्वालिटी होल्ड करती है। तो फंडा क्या है, आप रेसिप्रोकल पकड़ो, रेसिप्रोकल पकड़ोगे तो GM में ये फैक्टर्स कैंसल आउट होंगे और आपका काम आसान हो जाएगा। इसको परफेक्ट स्क्वायर से भी देख सकते हैं ऐसे, बट आई वुड सजेस्ट आप AMGM लगा लो। और नो सेंस फॉर मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम कभी नहीं पूछेगा क्योंकि वो इनफाइनाइट पे चले जाएगी, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी। हमेशा मिनिमम वैल्यू ही पूछता है इन टाइप के सवालों में। जैसे अगर कुछ इलस्ट्रेशंस से मैं आपको बात करूं इसमें, अगर हम, तो एक क्वेश्चन बन सकता है ये जैसे 10 और कॉट में था, वैसे ही अपना क्या कहते हैं कॉस और सेक में बन सकता है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर एंड सेक प्लस सेक स्क्वायर, तो कैसे रखेंगे हम लोग, AMGM लगा लेंगे। तो कॉस स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर थीटा बाय 2 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट, तो मैंने कॉस स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा पे ही AMGM लगा लिया है, तो ये कैंसिल होके 1 हो जाएगा, आंसर 2 हो जाएगा। इनफैक्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, सेम क्वेश्चन इसके लिए भी बन सकता था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू जो होगा सम का वो भी 2 ही होगा। इन जनरल कोई भी पॉजिटिव नंबर
एनी पॉजिटिव नंबर, सम ऑफ अ पॉजिटिव नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, कोई भी पॉजिटिव नंबर और उसके रेसिप्रोकल का जो सम होता है वो हमेशा 2 या 2 से बड़ा होता है। और इक्वालिटी कब होल्ड होती है? जब ये दोनों नंबर 1 हो जाते हैं, तब इक्वल टू साइन एग्जिस्ट कर जाता है, होल्ड कर जाता है। ये सारी बातें हमने प्रोग्रेशन इन सीरीज चैप्टर में कर रखी है। इट इज जस्ट अ रिविजन इन द ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट। और फर्स्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, क्योंकि इसमें हम डायरेक्ट एएमजीएम लगाएंगे तो अपने को फायदा नहीं होगा। इस पे आप डायरेक्ट एएमजीएम लगाओगे तो सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर नहीं काटेंगे। सो व्हाट वी विल डू इज, हम लोग सेक स्क्वायर को लिख लेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर को हम लोग लिख लेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर, एंड देन वी विल कलेक्ट द टर्म्स ऑफ टेन स्क्वायर एंड कॉट स्क्वायर। तो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर हमने ऊपर बात की, इसका मिनिमम वैल्यू 2a भी होता है, इसलिए फाइनल आंसर हम लोग देंगे फर्स्ट क्वेश्चन का a प्लस बी का होल स्क्वायर। इस तरीके से इस पे सवाल बन सकते हैं और अलग अलग वेराइटी एक्सप्लोर की है हमने यहाँ पे। क्वेश्चन यही है, फाइंड द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दीज एक्सप्रेशंस। तो इसको आप ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके, एंड देन आई विल वेरीफाई द आंसर्स। जैसे फर्स्ट वाला, चलिए आपने ट्राई कर लिया तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वाला क्या करोगे आप, साइन स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा पे एएमजीएम लगाओगे, तो सम बाय 2 अंडर रूट देयर प्रोडक्ट कट के वो 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर 2 है। सेम ये हमने डिस्कस कर लिया, इसका आंसर 2a भी है। सेम सेक, अच्छा इस पे अब सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर पे नहीं लगाना, डायरेक्ट एएमजीएम लगाएंगे तो कटेगा ही नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे, हम लोग 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, और इसको हम लोग लिख लेंगे 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा। तो हम इतने पोर्शन पे एएमजीएम लगाएंगे। वैसे मैंने आपको बता दिया है, एक पॉजिटिव नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम हमेशा 2 या 2 से बड़ा होता है। तो इसका जो फाइनल आंसर हम लोग देंगे वो रिपोर्ट करेंगे 4, 45 डिग्री पे आता होगा ये आंसर 4। तो इसका आंसर, पहले का आंसर 2, सेकंड का आंसर 2ab, थर्ड का आंसर है 4। फोर्थ वाला देख लेते हैं, फोर्थ वाला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। तो जो नंबर है उन्हीं पे आप एएमजीएम लगाइए। तो एएमजीएम के सवाल है ये, साइन स्क्वायर 9 की पावर कॉस स्क्वायर। एएमजीएम लगा लो का मतलब है कि आप उनका अरिथमेटिक मीन लिखिए, आप उनका ज्योमेट्रिक मीन लिखिए, और फिर ये इनइक्वालिटी लगा लो जो आपने प्रोग्रेशन एंड सीरीज चैप्टर में पढ़ी है कि अरिथमेटिक मीन ऑफ एनी टू पॉजिटिव नंबर्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू देयर ज्योमेट्रिक मीन। सो अब यहाँ पे क्या बनेगा, ये है 9 की पावर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि 1 होता है, तो ये तो कांस्टेंट हो गया 1। सो RHS बिकम्स 3, 3 इंटू 2 6। तो इसका आंसर आप लोग क्या रिपोर्ट करेंगे, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 6। अगेन जब नंबर्स इक्वल होंगे तब ये इक्वालिटी होल्ड होगी, तो 45 डिग्री पे ये आंसर आएगा 3 प्लस 3 6। सेम आप फिफ्थ वाले के लिए भी लगा सकते हैं। फिफ्थ वाले ने अब दो टाइप्स को मिक्स किया है, फिफ्थ में दो वेराइटी जो है मिक्स हो गई। कैसे, आइए देखते हैं। तो जो दो नंबर्स हैं उनका अरिथमेटिक मीन लिखा हमने, और जो दो नंबर्स हैं उनका ज्योमेट्रिक मीन लिखा हमने, और फिर ये इनइक्वालिटी लगा दी। तो इसको हम लोग लेट से फॉर द टाइमिंग y बोल देते हैं। तो y अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की पावर 3 साइन थीटा, 2 की पावर 4 कॉस थीटा, और ये अंडर रूट। तो y की वैल्यू हो जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 2 की पावर 3 साइन थीटा प्लस 4 साइन थीटा, और सॉरी 4 कॉस थीटा, और अंडर रूट था तो उसको अपॉन में 2 ले लेते हैं। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है, y का मिनिमम वैल्यू है ये पूरा एक्सप्रेशन, ये बड़ा सा पूरा एक्सप्रेशन, और ये एक्सप्रेशन मिनिमम कब होगा, तो ये भी एक पर्टिकुलर टाइप है जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इसका रेंज क्या होता है, इसका रेंज होता है -5 से 5। हमने बात की थी ना a cos थीटा प्लस b sin थीटा। सो अगर मैं इसको y बोलता हूं तो y मिनिमम क्या होगा पता है, 2 इंटू 2 की पावर, ये मिनिमम करा दो, -5 करा दो इसको मिनिमम। सो ये अपना आंसर हो जाएगा 2 की पावर 1 माइनस 5/2 दैट इज -3/2। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। सो दिस इज हाउ टू टाइप्स आर मिक्स्ड। अगेन ये एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, यहाँ पे अल्फा एक फिक्स्ड कांस्टेंट है और थीटा वेरिएबल है। सिक्स्थ वाला ये आईआईटी में आया हुआ सवाल है, प्रीवियस ईयर है। सो यहाँ पे एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन आपको ये समझना है कि एक्चुअली दोनों नंबर सेम है। मतलब अगर मैं साइन स्क्वायर को रीड कर लेता हूँ
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाता है 13 माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि सेम ही लिखा है। मतलब टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन अंडर रूट जो भी लिखा है प्लस अंडर रूट जो भी लिखा है, ये मैंने लिखा अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर ये मैंने लिखा ज्योमेट्रिक मीन, टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन यहाँ जो भी लिखा है और ये सेम है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और अंडर रूट टेन स्क्वायर अल्फा, जो अपने को जो भी पूछा था अगर उसको वाई बोल देते हैं पूरे को, तो ये लिखा है वाई अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट टेन स्क्वायर अल्फा, और रूट टेन स्क्वायर अल्फा जो होगा मॉड टेन अल्फा, हमें अल्फा के बारे में कुछ बताया नहीं है ना, तो हम मॉड लगा लेंगे। सो आंसर क्या रिपोर्ट करेंगे आप, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस खतरनाक सा एक्सप्रेशन इज एक्चुअली 2 टाइम्स ऑफ mod of 10 alpha. So now we are actually heading towards the miscellaneous part of the chapter. ये एक और चीज पे मुझे बात करनी थी जो था ट्रिपल एंगल पे, मतलब 3 एंगल्स पे साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा के फॉर्मूले। तो पहले आप टेन थीटा डिराइव करना सीख जाइए, साइन थीटा कॉस थीटा मैं आपसे डिराइव करवा दूंगा, और साइन और कॉस वाला याद नहीं रखना है बट टेन वाला याद रखना है। क्यों? क्योंकि आसान होता है और जरूरी भी है। तो पहले डिराइव करते हैं टेन ए प्लस बी प्लस सी। तो हमने बात की थी टेन ऑफ ए प्लस बी वाले फॉर्मूले पे, 2 का था, अब ये 3 का फॉर्मूला है। तो इसमें हम लोग अप्रोच कैसे करेंगे, क्योंकि पहले वाला जो था वो आइडेंटिटी था, तो हम क्या करेंगे, हम ए प्लस बी को एक एंगल, सिंगल एंगल या सिंगल यूनिट की तरह कंसिडर करते हैं अल्फा, और इसको बोलते हैं बीटा। तो टेन अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, टेन अल्फा प्लस बीटा होता है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा, करेक्ट। फिर फर्दर जो टेन ए प्लस बी है, अब हम उसको स्प्लिट कर लेंगे, तो टेन ए प्लस बी होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, और नीचे भी टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। एलसीएम लेके जो फैक्टर्स कैंसिल आउट हो रहे हैं उस सबको कैंसिल आउट करके जो चीज बन के निकल के आती है, जो फॉर्मूला फाइनल बन के निकल के आता है, वो आता है टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी, ये तो न्यूमरेटर में, मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस ऑफ टेन ए माइनस 1 माइनस ऑफ टेन ए टेन बी माइनस टेन बी टेन सी माइनस टेन सी टेन ए। तो ये आप लोग खुद से डिराइव कीजिए लिख के, ठीक है, एक दो स्टेप्स बीच में स्किप किए मैंने, बट ट्राई टू डिराइव इट बाय योरसेल्फ। अब इसको याद कैसे रखना है, तो ये बड़ा सा खतरनाक सा दिखने वाला फॉर्मूला, इसको ऐसे याद नहीं रखना है, हम इसको याद रखेंगे प्रोग्रेशन एंड सीरीज वाले लॉजिक से, जिसको हम बोलते हैं 1 एट अ टाइम, 2 एट अ टाइम, 3 एट अ टाइम। इफ यू रिमेंबर द थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, इनफैक्ट प्रोग्रेशन एंड सीरीज ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में आपने ये चीज पढ़ी होगी, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। तो S1 का मतलब अगर मैं बोलता हूँ 1 एट अ टाइम, मतलब टेन थीटास का एक एक टर्म आप एक साथ ले लीजिए, सम ऑफ रूट्स जिसको बोला करते थे ना हम लोग क्यूबिक में, वैसा ही अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा उस तरीके से। तो S1 का मतलब है 1 एट अ टाइम, S2 का मतलब है 2 एट अ टाइम। 2 एट अ टाइम का मतलब क्या, दो दो टर्म ले लीजिए, एक एक बार में दो दो टर्म, तो टेन ए टेन बी टेन बी टेन सी एंड टेन सी टेन ए, करेक्ट। तो ये हो जाएगा 2 एट अ टाइम। और 3 एट अ टाइम का मतलब क्या है, एक बार में आप 3 टर्म्स लीजिए, तो एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा टेन ए टेन बी टेन सी। यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स के लिए इसको ऐसा लिखा करते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा, एंड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो अगर आप ऐसे याद रखोगे तो बहुत इजीली आपको याद हो जाएगा। फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस बी प्लस सी वाला फॉर्मूला होता है S1 माइनस S3 अपॉन 1 माइनस S2। देखो कनेक्ट करो, S1 का मतलब सम ऑफ द रूट्स या सम ऑफ ऑल द टेन थीटास, S3 का मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द टेन थीटास, उसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में दिया है सिग्मा टेन ए पाई टेन ए प्रोडक्ट टेन ए और सिग्मा टेन ए टेन बी, मतलब दो दो के जोड़ीदार पेयर्स। और इनफैक्ट ये जनरलाइज्ड वर्जन है, तो अगर आप इसको दो के लिए भी लिखना चाहे ना, तो दो के लिए भी ऐसा ही होता है। दो वाले में क्या होता है, S3 नहीं आता है, तो S1 अपॉन 1 माइनस S2 होता था वहां पे। अब ये कैसे, तो क्योंकि दो ही लोग होते थे तो वहां पे S1 का मतलब होता था 1 एट अ टाइम, तो आप बोलते थे टेन ए प्लस टेन बी, और S2 का मतलब होता था 2 एट अ टाइम, तो उसको आप बोलते थे टेन बी टेन ए इंटू टेन बी। क्वाड्रेटिक में टेन ए टेन बी आएगा तो सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा, क्यूबिक में सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और 2 एट अ टाइम हो जाएगा। तो इसका क्वाड्रेटिक और क्यूबिक की थ्योरी से काफी कुछ लेना देना है। तो इस तरीके से ये
4 के लिए भी वैलिड है, हालांकि अपने सिलेबस में नहीं है, बट मैं आपको लिख के ये चीज मतलब बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, अल्टरनेट साइंस के साथ ऐड होते जाता है। तो 4 के लिए फॉर्मूला ऐसा बनेगा 10a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। 5 के लिए ऊपर आ जाएगा S5 10a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, और ये अल्टरनेट चलता जाएगा ऊपर नीचे प्लस माइनस प्लस माइनस। सो उस पर हम लोग ज्यादा फोकस नहीं करते, अपने जो सिलेबस में वो 3 का ही है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि S1 माइनस S3 अपॉन 1 माइनस S2। देन एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, ठीक। इसका एक अच्छा एप्लीकेशन है जो मैं कह रहा था क्यूबिक के साथ। सो इफ a प्लस बी प्लस सी इज बिलोंगिंग टू 0 से पाई एंड 10a 10b 10c आर द रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन। एक क्यूबिक दे रखी है, इसके रूट्स हैं 10a 10b 10c। तो 10a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या होगा? तो सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग? वही सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और 2 एट अ टाइम वाले लॉजिक से करेंगे। सो लेट मी जस्ट क्लियर आउट फर्स्ट ऑल दिस थिंग्स। तो आपको याद भी एक्चुअली उसको क्यूबिक के लॉजिक से ही रखना है, रूट्स वाले लॉजिक से ही याद रखना है। तो कैसे करेंगे हम लोग? 10a प्लस बी प्लस सी होता है S1 माइनस S3। तो S1 का वैल्यू क्या होगा? सम ऑफ रूट्स 7, ये यहां से देख के बता रहा हूं मैं। माइनस S3 क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नेगेटिव ऑफ -6 3 एट अ टाइम। तो ये अपना S1 माइनस ऑफ S3, एक मिनट, तो माइनस ऑफ -6 है ना, पहले हम लिख ही लेते हैं, ठीक है। इसको देख के हम लोग लिख ही लेते हैं अलग से। तो S1 की वैल्यू हो जाएगी 7, S2 की वैल्यू हो जाएगी 2 एट अ टाइम, मतलब पॉजिटिव साइन के साथ जो भी लिखा है, और S3 का मतलब होगा 3 एट अ टाइम, मतलब नेगेटिव साइन के साथ जो भी लिखा है। ये आपको आता है थ्योरी ऑफ इक्वेशंस की मदद से लिखना। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, एंड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो बस यहाँ पे आप वैल्यूज डाल दीजिए, S1 माइनस S3 अपॉन 1 माइनस S2। तो ये हो जाता है 1 अपॉन √2 प्लस 1। ऐसे ही हम लोग रैशनलाइज कर लेंगे, सो वी विल गेट अवर आंसर। तो ये आ जा रहा है √2 माइनस 1। ये भी स्टैंडर्ड वैल्यू है। कौन सी स्टैंडर्ड वैल्यू है ये है 0 से पाई के बीच में एंगल है, तो 0 से पाई के बीच में एक ही एंगल होगा 22.5 डिग्री। डिग्रीज में अगर बात करूं तो मैं आंसर दूंगा 22.5 डिग्री, और अगर रेडियंस में बात करें तो π/8 रेडियंस हो जाएगा। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, ये हमने पहले प्रूफ की थी बाय द वे। मैं आपको एक और एप्लीकेशन बता रहा हूं इस फॉर्मूले का। ये एक क्वेश्चन है जो हमने पहले लिया था, और मैंने आपको कहा था कि इसको याद रखने की कोशिश करना, और बाद में मैं बताऊंगा शॉर्टकट तरीका भी। इसको हमने पहले कैसे प्रूफ किया था, इस आइडेंटिटी को हम लोग ये क्वेश्चन ले चुके हैं पहले। लास्ट टाइम आपने इसको ऐसे प्रूफ किया था, 10x प्लस 2x होता है 10x प्लस 10 2x अपॉन 1 माइनस 10x 10 2x। सो इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया था हमने, 10 3x मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 10x 10 2x इक्वल टू 10x प्लस 10 2x, और रीअरेंज करके ये इस फॉर्मेट में जम जाता है। दैट द प्रोडक्ट ऑफ 10x इंटू 10 2x इंटू 10x, सॉरी 10x 10 2x और 10 3x, इन तीनों का जो प्रोडक्ट होता है वो इसके बराबर होता है सबसे बड़ा वाला प्लस साइन के साथ, बाकी दो छोटे साइन नेगेटिव साइन के साथ। आप ऐसे भी याद रखिएगा, थीटा 2 थीटा और 3 थीटा, जो 10 थीटा 10 2 थीटा और 10 3 थीटा का जो प्रोडक्ट होता है वो सम या डिफरेंस में ऐसे ब्रेक होता है, सबसे बड़े वाले के साथ प्लस, बाकी दोनों के साथ माइनस। तो अब इसको हम लोग ये तो प्रूफ कर लिया हमने पहले। अब इसके साथ क्या लिंक है, a प्लस बी प्लस सी के साथ क्या लिंक है? देखो लिंक ये है, लिंक सबसे बढ़िया लिंक ये है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है। कभी भी आप अगर ऐसा समझ लो कि S1 और S3 बराबर हैं, तीन ऐसे लोग जिनके लिए S1 और S3 बराबर है, तो उसके लिए हम लोग बोल सकते हैं 10a प्लस बी प्लस सी 0 होता है, या वाइस वर्सा। अगर 10a प्लस बी प्लस सी 0 है तो S1 इक्वल टू S3 होगा। मीन्स इफ देन की जगह मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ वाइस वर्सा, ये दोनों बातें। अगर कोई भी तीन ऐसे 10a 10b और 10c में तीन 10 थीटास की बात कर रहा हूं, कोई 10a 10b 10c ऐसे तीन लोग हों जिसके लिए सम और प्रोडक्ट, कोई भी तीन नंबर जिनका सम और प्रोडक्ट बराबर है, तो उसके लिए ये 10a प्लस बी प्लस सी 0 आना चाहिए। क्यों? ये दोनों अगर इक्वल हैं तो सब्ट्रैक्ट होके 0 हो जाएगा, है ना। तो ये मेरा लॉजिक है। तो अब हम कैसे सेट करें, तो ये आपको क्वेश्चन टू क्वेश्चन सेट करते आना चाहिए। तो हमारे क्वेश्चन में हम कैसे सेट करेंगे, अपने को एक तो
10x नजर आ रहा है, एक 10 2x नजर आ रहा है और एक 10 3x नजर आ रहा है, करेक्ट। तो यहां पे प्रोडक्ट है उन तीनों का, पर यहां पे सम नहीं है। यहां पे सम नहीं है तो आपको स्मार्टली चूज करना पड़ेगा। आप ऐसे चूज कर लो, ऐसे आप लोग ले लो, और 3 एंगल भी मुझको स्मार्टली चाहिए। सो ये मैं ट्रिक बता रहा हूं। कंसिडर 10 3x 10 of minus 2x एंड 10 of minus x। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, कैपिटल A को आप लोग 3x ले लो, कैपिटल B को आप लोग -2x ले लो, और कैपिटल C को आप लोग -x ले लो। क्या होगा इससे, a प्लस बी प्लस सी इज 3x minus 2x minus x, दैट इज 0। इसका मतलब 10 ऑफ a प्लस बी प्लस सी 10 ऑफ a प्लस बी प्लस सी 0 होना चाहिए। इसका मतलब s1 और s3 बराबर होने चाहिए। इसका मतलब s1 का मतलब क्या है, 10 3x का सम 10 -2x के साथ और इसका सम 10 ऑफ -x के साथ, ये सम और ये प्रोडक्ट बराबर होना चाहिए। अब 10 ऑफ नेगेटिव x का क्या मतलब होता है, 10 जो है वो बुक्खड़ आदमी नहीं होता, हमने बात की थी, ये नेगेटिव साइन बाईपास कर देता है, बाहर निकाल देता है। सो 10 3x माइनस ऑफ 10 2x माइनस ऑफ 10x जो होगा वो बराबर होगा 10 3x माइनस ऑफ 10 2x माइनस ऑफ 10x। और द पॉइंट इज ये वाला नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव कैंसल आउट हो जाएंगे, एक दूसरे को -1 इंटू -1 +1 कर देंगे, और आपका प्रूफ कंप्लीट हो जाता है इस तरीके से कि 10 3x माइनस 10 2x और माइनस 10x जो होगा वो 10x 10 2x और 10x के बराबर होगा। आई बात समझ में। इस पे बहुत बढ़िया एक बहुत धांसू सवाल लेता हूं मैं आपको, आप इनफैक्ट इस वीडियो को पॉज कीजिए और ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए। द प्रोडक्ट 10 ऑफ ln x 10 ऑफ ln x by 2 और 10 ऑफ ln 2 ये किसके बराबर होना चाहिए। ट्राई दिस प्रॉब्लम, आंसर डी ऑप्शन है। तो अगर आप ट्राई कर चुके हैं तो मैं डिस्कस करता हूं। देखो है वही चीज जो ऊपर हमने डिस्कस किया है। यहाँ पे एक्चुअली आपको यही समझना है कि यू हैव टू स्मार्टली चूज 10a 10b और 10c। यू हैव टू स्मार्टली चूज 10a 10b 10c। इनफैक्ट जैसे पिछले क्वेश्चन में 3x -2x और -x चूज किया था ना, इस क्वेश्चन में हम लोग चूज करेंगे एंगल ए को हम लोग ले लेंगे ln x, एंगल बी को हम लोग ले लेंगे ln x by 2 और एंगल सी को हम लोग ले लेंगे ln 2। तो जब मैं b और c को ऐड करता हूं तो 2 से 2 कट जाता है, बट यहां नहीं कट पाएगा, तो मुझे किसी एक को नेगेटिव रखना पड़ेगा, या मैं इन दोनों को नेगेटिव रख लेता हूं। सो व्हाट विल बी a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी होगा ln x माइनस ln x by 2 माइनस ln 2। एक को पॉजिटिव और दो को नेगेटिव रख दिए, क्या होगा उससे, देखो ये होगा ln x डिवाइडेड बाय x बाय 2, और वो जो है वो भी डिवाइडेड बाय 2 आएगा, तो ये पूरा कट पिट के बन जाता है ln 1 दैट इज 0। अरे पिछले क्वेश्चन जैसा ही हो गया ना, जो काम 3x कर रहा था वो काम ln x कर रहा है, और जो काम 2x और x कर रहे थे वो ln x बाय 2 और ln 2 कर रहे हैं। मतलब इसके लिए s1 s3 बराबर होंगे, a प्लस बी प्लस सी 0 है तो 10a प्लस बी प्लस सी भी 0 होगा। थोड़ा सा लॉग का प्रॉपर्टी भी यूज हो गया ना। सो S1 का मतलब क्या होगा, S1 का मतलब होगा 10 ln x प्लस 10 ऑफ माइनस ln x बाय 2 प्लस 10 ऑफ माइनस ln 2। तो ये नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगी, और सेम इनका प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय। तो यहां से और यहां से जो नेगेटिव बाहर आएगा वो कैंसल आउट हो जाएगा, और वही अपने को पूछा है ये एक्सप्रेशन। सो फाइनल आंसर हम लोग इसका डी ऑप्शन दे देंगे। और जैसे अभी हमने पूरा खेल खेला इसके लिए 10 के लिए, वैसे ही ट्रिपल एंगल मतलब a प्लस बी प्लस सी साइन और कॉस के लिए भी खेला जा सकता है। सो इट विल बी अ स्मॉल, होमवर्क छोड़ो कर ही लेते हैं हम लोग। तो ये भी आइडेंटिटी होती है, बट मैं याद रखना प्रेफर नहीं करता हूँ क्योंकि जरूरत नहीं पड़ती है, अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो हम डिराइव कर लेंगे। व्हाट अबाउट दिस, ये क्या होना चाहिए। सो कैसे करेंगे हम इसको, a प्लस बी को एक सिंगल एंगल मान लेंगे, तो इसको अल्फा बोल दो, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा।
हमने क्या किया, ए प्लस बी को एक सिंगल यूनिट मान लिया। अब इसको भी ओपन कर देंगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और यहाँ पे कॉस सी अलग से पड़ा है, तो ये होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और बाहर साइन सी अलग से पड़ा है। तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा इसका, एक टर्म आएगी साइन ए के साथ कॉस बी कॉस सी, फिर एक आएगा साइन बी के साथ, यहाँ हम लोग पैटर्न वही चलने देते हैं, ए बी सी ए बी सी, फिर कॉस ए साइन बी कॉस सी, फिर एक टर्म आएगी कॉस ए कॉस बी साइन सी, और एक फाइनल टर्म आएगी माइनस साइन ए साइन बी साइन सी। तो ये हमने डिराइव कर लिया, और जरूरत पड़ने पे अगर पूछा जाता है कभी यहाँ जरूरत पड़ती तो आप लोग ऐसे डिराइव करें ना, नो नीड टू रिमेंबर। एंड अ लिटिल होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू, जैसे हमने भी साइन ए प्लस बी प्लस सी डिराइव किया ना, ट्राई टू डिराइव कॉस ए प्लस बी प्लस सी। इसमें भी 4 टर्म्स होंगी ऐसे 1 2 3 एंड 4, तो इसमें भी 4 टर्म्स होंगी। ट्राई टू डिराइव द फॉर्मूला फॉर cos of a plus b plus c, एंड इनफैक्ट जैसे हमने टेन के लिए किया, साइन के लिए किया, कॉस के लिए कॉट। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये ग्राफ का शेप एग्जैक्टली ऐसा ही क्यों आता है, ये हम लोग 12th क्लास में सीखेंगे जब हम कैलकुलस के बाद कर्व स्केचिंग वगैरह पे बात करेंगे। बट एज ऑफ नाउ यू हैव टू रिमेंबर दीज शेप्स एंड रिजल्ट्स। फॉर्मली मैं बात करता हूँ अभी डोमेन और रेंज पे, क्योंकि ये टर्म्स आपको सुनने को मिलेंगे। सो देखिए, फंक्शन के लिए 12th में हम लोग डिटेल में पहला चैप्टर फंक्शन ही पढ़ेंगे, बट एज ऑफ नाउ फंक्शन में ये चीज आती है। तो डोमेन का मतलब होता है बेटा सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट्स। आई रिपीट, डोमेन का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट्स, मतलब जनरली हम लोग x से जिसको डिनोट करते हैं, और रेंज होता है सेट ऑफ आउटपुट्स, सेट ऑफ ऑल द आउटपुट्स, जिसको हम लोग y से डिनोट करते हैं। जैसे हमने बार बार बात की है कि जो y इक्वल टू साइन एक्स है, अगर कहीं पे y इक्वल टू साइन एक्स लिखा है तो इसका डोमेन होगा ऑल रियल नंबर्स, x कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है, तो ये डोमेन कहलाएगा, डोमेन इज ऑल रियल नंबर। और रेंज, रेंज का मतलब होगा आउटपुट, तो आउटपुट जो है रेंज वो -1 से 1 के बीच में ही होती है, साइन एक्स के लिए भी और कॉस एक्स के लिए भी। तो इनके ग्राफ कैसे दिखते हैं उस पर हम लोग बात कर देते हैं। तो ग्राफ जो होता है इसका वेव शेप का होता है, इसका फिजिक्स में बहुत एप्लीकेशन है। एक्चुअली फिजिक्स में आप एक चैप्टर पढ़ते हो वेव्स, तो वेव्स की जो इक्वेशन होती है, एक फिजिकल वेव की या फिजिक्स की जो वेव की इक्वेशन होती है, मैथमेटिकल इक्वेशन, एक्चुअली वो साइन एक्स की मदद से ही एक्सप्रेस की जाती है। तो 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है, 0 डिग्री पे या 0 रेडियंस पे जो साइन एक्स की वैल्यू होती है वो 0 ही होती है। तो जैसे जैसे हमने बात की थी शुरू में, उसको अब कनेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वार्टर में जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाते जाओगे, एंगल बढ़ाने का मतलब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, तो आपका साइन एक्स का वैल्यू बढ़ता है। ये π/2 पे 90 डिग्री पे आपका साइन एक्स मैक्सिमम हो गया, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, π/2, 1। फिर आप सेकंड क्वाड्रेंट में जब मूव करते हो, आप π/2 एंगल से पाई पे जब आप मूव करते हो, तो आपका साइन एक्स का वैल्यू घटता है, पॉजिटिव है, अभी भी एक्स एक्सिस के ऊपर ही है बट घट रहा है, तो π, 0 से पास होता है। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में ये घटता है, मिनिमम वैल्यू लेता है 3π/2 पे -1, और फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में बढ़ता है बट है नेगेटिव अभी भी, और फाइनली 2π पे जाके 0 हो जाता है। और यही जो वेव है, ये जो एक साइकिल है, यही साइकिल आगे मूव ऑन होते जाएगी। तो ये 2π से 4π, फिर ये 4π से 6π, 6π से 8π ऐसे चलता जाएगा आगे, और पीछे भी यही खेल रहता है। तो इसको पीरियोडिक फंक्शन भी बोलते हैं, पीरियोडिक इन नेचर, क्योंकि एक टाइम पीरियड के बाद 2π, ये जो 2π का टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड के बाद वो मोशन या वो जो वेव वाला मोशन है वो कॉपी पेस्ट हो जाता है। इनफैक्ट हाँ, फिजिक्स में एक और चैप्टर आता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी आप इसको अप्लाई करोगे, तो फिजिक्स में आप काफी कुछ सीख जाओगे इसमें। बट अभी आप ग्राफ याद रखेंगे, और जैसे साइन एक्स का ग्राफ है वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही cos x का ग्राफ है, बस π/2 अमाउंट से शिफ्टेड है। ध्यान से देखिए, दोनों का शेप बिल्कुल सेम है, बस जो ओरिजिन है, अगर मैं साइन एक्स के ग्राफ में यहाँ पे वाई एक्सिस फिट कर दूं, वाई एक्सिस को अगर मैं यहाँ फिट कर देता हूं, तो ये cos x का ग्राफ बन जाएगा। देखो, देख पा रहे हो, यहाँ से 0 पे 1, फिर ये घटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में नीचे चला गया नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में भी नीचे है नेगेटिव, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। तो ये हमेशा y = 1 लाइन,
और y इक्वल टू -1 लाइन के बीच में होते हैं दोनों ग्राफ, y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -1, दो हॉरिजॉन्टल के बीच में ऐसे वेव्स चलती रहती हैं, ट्रैवल करती रहती हैं। सो दीज आर द बेसिक नेचर ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स। दोनों का डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर्स। x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। दोनों का रेंज क्या है? -1 से 1। रेंज जो है वो -1 से 1 है। नेक्स्ट जो होता है 10x का शेप थोड़ा सा अलग होता है। ये आपका 10x का ग्राफ है। 10x का जो डोमेन होता है, 10x का डोमेन होता है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 नहीं ले सकता क्योंकि उस पे cos x 0 हो जाता है। जब जब cos x 0 होगा तब तक 10x नॉट डिफाइंड होगा। तो ये जो आप वर्टिकल लाइंस देख रहे हैं, ये वर्टिकल लाइन x की वो वैल्यूज हैं जिन पे आपका 10x का ग्राफ नॉट डिफाइंड हो जाता है, तो इनको असिम्प्टोट्स भी कहते हैं। These lines are also called asymptotes। इस पे हम लोग आगे 11th में और बात करेंगे हाइपरबोला चैप्टर में। तो इन वर्टिकल वॉल्स के बीच में ऐसे लहरें चलती हैं, तो ये 10x का ग्राफ होता है। अब ऐसा ही क्यों आया शेप, इस पे हम लोग 12th में चर्चा करेंगे। एज ऑफ नाउ थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करना। ओरिजिन से पास होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऊपर है, सेकंड क्वाड्रेंट में नीचे है, थर्ड क्वाड्रेंट में फिर से एक्स एक्सिस के ऊपर है, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस के नीचे होगा। तो ये ऐसे वेव्स यूं चलते जाएंगी इंक्रीजिंग वे में वेव्स। तो 10x इंक्रीजिंग होता है, जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाते जाते हो तो वो जीरो से फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो जीरो से बढ़ता हुआ इनफाइनाइट की तरफ जाता है। अच्छा ये देख पा रहे हो अनबाउंडेड है, कोई भी ऐसे y इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 लाइन जो है उसको बाउंड नहीं कर पा रही, उसको रोक नहीं पा रही है, वो ऐसे ऊपर चलते जा रहा है ग्राफ और कहीं रुक ही नहीं रहा है, तो इसको अनबाउंडेड कहते हैं। तो दिस वाज 10x का ग्राफ। तो 10x का डोमेन क्या है? 10x का डोमेन है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। रेंज क्या है? रेंज ऑल रियल नंबर से। आउटपुट सारे दे सकता है वो, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। कॉटेक्स में भी सिर्फ डोमेन ही अलग है। कॉटेक्स की रेंज भी जो है वो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट है। डोमेन में एन पाई हट जाएगा, एन पाई का मतलब मल्टीपल्स ऑफ पाई, क्योंकि ये वो पॉइंट होते हैं जहां पे साइन एक्स 0 होता है, या ये भी कह सकते हैं हम जहां पे 10x 0 होता है। मल्टीपल्स ऑफ पाई पे ये जो अपना साइन एक्स है और 10x है ये 0 हो जाता है, तो कॉटेक्स नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो यहाँ पे भी कुछ वर्टिकल वॉल्स रहेंगी, वर्टिकल दीवारें रहेंगी जिसपे ग्राफ नॉट डिफाइंड रहेगा और उसमें डिक्रीजिंग लेन है। 10x के जैसा ये 10x बढ़ रहा था, ये घटेगा, ये ऐसे घटेगा, इस तरीके से ये चलता जाएगा ग्राफ। तो ये कॉटेक्स का ग्राफ होता है। बाकी कोऑर्डिनेट्स, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप थोड़ा सा पढ़ लोगे तो और अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे हाउ दीज पॉइंट्स आर एक्चुअली प्लॉटेड। ठीक, तो वो ग्राफ कैसे प्लॉट होता है? ढेर सारे पॉइंट्स जो होते हैं इनपुट आउटपुट के पेयर्स, वो सेटिस्फाई किए जाते हैं एक्स वाई प्लेन पे और वी कनेक्ट ऑल द डॉट्स एंड वी प्लॉट द ग्राफ। सिमिलरली जो कोसेक एक्स और सेक एक्स का ग्राफ है, अगेन डोमेन वही। कोसेक कब कब नॉट डिफाइंड होगा? जब आपका साइन एक्स 0 होने की कोशिश करेगा। तो देखो कोसेक एक्स और 10x, सॉरी कोसेक एक्स और कॉट एक्स सेम जगह नॉट डिफाइंड होता है, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में साइन एक्स आता है। सेम इधर 10x और sec x सेम जगह फंसता है जब cos x 0 होने की कोशिश करता है। तो ये डोमेन वाली बात। रेंज हम लोग बात कर चुके हैं, माइनस इनफाइनाइट से -1, माइनस इन्फिनिटी से -1, यूनियन 1 से इन्फिनिटी। सेम इसके लिए भी sec x का भी रेंज सेम होता है। अच्छा ये शेप जो है अब याद कैसे रखें? आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा। वर्टिकल वॉल्स वही है जहां पे फंक्शन नॉट डिफाइंड है, एक टोपी ऊपर एक टोपी नीचे, एक टोपी ऊपर एक टोपी नीचे, ऐसे ग्राफ चलता जाएगा इसका। सेम यहाँ पे भी देखिए, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। द पॉइंट इज रेसिप्रोकल होते हैं। तो रेसिप्रोकल वाले लॉजिक से आप लोग याद रखना। कैसे? मैं तो ऐसे याद रखता हूं, अगर मुझको साइन एक्स का ग्राफ आता है ना, तो मैं साइन एक्स के ग्राफ से कोसेक एक्स का ग्राफ भी बना सकता हूँ। कैसे? ध्यान से कनेक्ट करना दोनों को। देखो जब जब साइन एक्स 0 होता है वहां पे आप वर्टिकल लाइंस खींच लो। जब जब साइन एक्स का ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है, जब जब ये वेव एक्स एक्सिस को काटते हुए जाती है, तो साइन एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जब जब साइन एक्स 0 होगा तब तब कोसेक एक्स नॉट डिफाइंड होगा। तब तब देखो ये मैं कनेक्ट कर ले रहा हूँ, ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये ऐसे, ये सेम लाइंस है। अब रेसिप्रोकल का मतलब ये, जो ये टोपी थी इसका रेसिप्रोकल ऊपर की तरफ, ये ऐसा होगा। व्हाट डज दिस मीन? इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 1 है तो उसका रेसिप्रोकल भी 1। इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट हाफ है तो उसका रेसिप्रोकल 2 होगा। अगर इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0.1 है तो उसका रेसिप्रोकल 10 होगा। तो जितना आपका पॉइंट x एक्सिस के करीब जाएगा उतना उसका रेसिप्रोकल इनफाइनाइट के करीब जाएगा।
समझ में आ रहा है? जैसे जैसे ये ग्राफ नीचे जाता है वैसे वैसे ये ग्राफ ऊपर जाता है। तो ये पेयरिंग है, ये मैपिंग है दोनों की। तो याद कैसे रखने का है अपने को, साइन एक्स की टोपी ऊपर की तरफ खोल दो, ये वाली टोपी साइन एक्स की ऐसे नीचे की तरफ खोल दो और दोनों के टिप्स जोड़ दो। लेट मी जस्ट चेंज द कलर फॉर क्लैरिफिकेशन। तो साइन एक्स का ग्राफ अगर आपको पता है ना, तो साइन एक्स के ग्राफ में आप इतने पोर्शन को काट के पलटा दो तो ये ऊपर वाली ब्रांच आ जाएगी। फिर ये पोर्शन को काट के फ्लिप कर दो, नीचे आ जाएगी सेम। तो ये होता है बेटा कोसेक एक्स का ग्राफ। देखो सेम आ रहा है, कोसेक का ग्राफ यही है ना, ऊपर नीचे। वैसे ही कॉस और सेक को भी आप वैसे ही कनेक्ट कीजिए। तो अगर कॉस का ग्राफ पता है तो जब जब कॉस 0 हो रहा है तब तब सेक नॉट डिफाइंड होगा। तो उन पॉइंट्स पे जहां पे वो एक्स एक्सिस को काट रहा है मैं वो उनको मार्क कर ले रहा हूँ और फिर फ्लिप कर दे रहा हूँ। ये टोपी घुमा दी ऊपर वाली, ये टोपी घुमा दी नीचे वाली, ये चला गया ऊपर इस तरीके से और ये नीचे। सो ये सिर्फ एक शॉर्टकट ट्रिक है याद रखने की कि हम साइन एक्स और कॉस एक्स की मदद से सेक एक्स और कोसेक एक्स का ग्राफ याद रख सकते हैं और टेन एक्स और कॉट एक्स को तो आपस में लिंक ऐसे करना है।